तो देश के तमाम पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि मौजूदा वक्त में देश की आबादी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये जानना राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी सभी जानते हैं। और मोदी इस वक्त न सिर्फ देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि वो इस वक्त देश के सबसे मंजे हुए राजनेता भी हैं। उनके पॉलिटिकल स्ट्रोक को तोड़ निकाल पाना फिलहाल किसी के नेता के बूते की बात नहीं दिखती। ये बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि मोदी ने ये बात साबित भी कर दी है और खबरों की दुनिया में हर तरफ मोदी के इसी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की चर्चा है। खबर बहुत सीधी और सरल है लेकिन बहुत बड़ी, और वो ये कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और इसी पर अब सियासी कहें तो आंधी भी शुरू हो गई है। क्या अब आप इसके मायने समझ रहे हैं? अगर नहीं तो हम आपके साथ अगले आधे घंटे तक यही बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि यह खबर कहां से निकली। आज कैबिनेट में हुई बैठक, इसके बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। सुनिए। के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो जितनी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल यह साफ नहीं है कि जनगणना कब होगी, क्या मूल जनगणना के साथ होगी या फिर अलग से उससे पहले कराई जाएगी। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम विपक्ष से पूछकर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख की मांग की थी राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे और लेकिन खुद तय करेंगे, सरकार तय करेगी। मगर इस खबर के बाद विपक्षी नेताओं के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। ये तो हो नहीं था, क्योंकि अब इसे भी समझिए, मोदी ने जो राजनीतिक दांव चला है उससे एक झटके में राहुल गांधी के हाथों से सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा छिन गया है। लंबे वक्त से राहुल गांधी के ज्यादातर भाषणों में केंद्र में जाति जनगणना ही होता था, लेकिन अब लगता है कि राहुल को नया राजनीतिक हथियार ढूंढना पड़ेगा। बिहार के चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी को क्रेडिट लेने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। पिछड़े वर्ग के वोटर्स में विपक्ष की ताकत को रोक सकता है एनडीए, और इस मुद्दे के सहारे विपक्ष के हाथ से नीतीश को उकसाने का मौका भी छिन गया है। ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए अब इस्तेमाल किया जा सकता है जातीय जनगणना का। राज्य की 63% आबादी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ही है बिहार में, तो चुनावी बड़ा दांव यह साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा असर तो वही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हाथ से सबसे बड़ा हथियार कहें, मुद्दा कहें, यह छिन गया है। राहुल गांधी जाति जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे और खुद को दलितों पिछड़ों के बीच स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले से उनकी ये रणनीति कमजोर पड़ सकती है। राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अब नए नैरेटिव और मुद्दों की तलाश करनी होगी, वो भी ऐन बिहार चुनाव से पहले। लेकिन विपक्ष इस समय इसका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश भी करता नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा है। ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। और राहुल गांधी की इसी मांग और इसी विजन पर पलटवार कर रहे थे जो आपने सुना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी विस्तार से बताया कि कैसे आरजेडी ने जनगणना की मांग को लेकर के कब कब क्या किया। इसको भी सुनिए। भाजपा के लोगों को
अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे चारे जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताएं कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता है। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। जाति जनगणना से पता लग सकेगा कि कौन लोग, कौन सी जातियाँ, कौन से क्षेत्र में कहाँ समानता है, कौन पिछड़े हैं, किनको ज़्यादा शिक्षा देना है। ये भारत के समाज के लिए ज़रूरी था। भारत की तरक्की से होगी। असली राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद वही हो पाएगा। तो इस तरह से जो बीजेपी और आरएसएस विरोध करते आ रहे थे कि 1 घंटा पहले तक बल्कि विरोध किया होगा, करते ही रहे हैं कि इससे जात पात बढ़ेगा। अब क्या हुआ, अंत में इनको झुकना पड़ा। तो विपक्ष अपनी जीत मान रहा है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इसमें उन्होंने पहले बिहार में जातीय जनगणना कराया, लेकिन तब की सरकार में बीजेपी की जगह तेजस्वी सहयोगी थे, लिहाजा तेजस्वी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पर आज नीतीश को बोलने का मौका मिला है। उन्होंने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया है। तो क्या स्वागत करते हुए कहा है नीतीश कुमार ने, यह भी समझिए। जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। जातीय जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जातीय जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। ये नीतीश कुमार का पोस्ट है। तो साफ तौर पे अब इसमें हर कोई ये जताने की कोशिश है हर तरफ से कि उसी की वजह से ये हुआ है। मगर देखिए कि इससे फायदा क्या क्या हो सकता है। किस जाति के कितने लोग हैं, जिसकी सही जानकारी मिलेगी। पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हुए तो ज्यादा आरक्षण देना होगा। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है उन्हें भी इसका फायदा होगा। हिंदी पट्टी के राज्यों की राजनीति में इससे बड़ा बदलाव आएगा। पर यह सब तब जब जातीय जनगणना हो जाएगी, पर अभी तो तारीख का ऐलान होना बाकी है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि यह तब तक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल बिहार में ही होगा, जहां सबसे पहले चुनाव है। और अब दोनों खेमों में इसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची रहेगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई दे रहा हूं। तो ये तो बिहार में आपने देखा क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है, लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी बड़ा है। यहां सबसे बड़े पैरोकार अखिलेश यादव रहे हैं, जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। और खबर है कि अगर 2026 में इसकी जनगणना की शुरुआत होती है तो नतीजे 27 की में ही आएंगे। लिहाजा यूपी से भी रिएक्शन आ रहे हैं। अखिलेश ने इसका स्वागत किया है तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी केंद्रीय कैबिनेट को बधाई भी देता हूं। और यह जाति जनगणना की मांग करने वाले श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ढोंग करते थे, समाजवादी पार्टी ढोंग करती थी। आज जिसको करना होता है वो करके दिखाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आज चाहे वह दलित वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब हों, सब में एक अलग प्रकार की खुशी है। आज सही मायने में देश के 140 करोड़ लोगों की दिवाली का दिन है।
तो ये मुद्दा बड़ा है, राजनीति भी इस पर बड़ी चल रही है। तो क्या ये सबसे बड़ा दांव साबित होगा अब सरकार की तरफ से जो किया गया है? नावेद शिकोह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नावेद साहब। तो क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि बड़े दिनों से, पिछले लोकसभा चुनाव से ये मुद्दा चर्चा में रहा है और अब इसका ऐलान खुद सरकार ने ही कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ था, तो तमाम उसके कारण थे। कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं यूपी से जाति की राजनीति उभरने लगी थी और उसका असर बिहार और तमाम राज्यों में पहुंच सकता था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, खासतौर से 2 साल के बाद में उत्तर प्रदेश, जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसकी एक तैयारी के तौर पर, उसका मेकअप के तौर पर, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की और तेजस्वी यादव की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, पिछड़ों का, दलितों की राजनीति, और इस राजनीति की दिशा में कांग्रेस भी घुल मिल गई है और कांग्रेस भी इस मसले को कहीं ना कहीं इसकी राजनीति की गोटे खेलने के लिए पूरे तरीके से पूरा देश, राष्ट्रीय स्तर पर इस सियासत को आगे बढ़ा रही जी। इस सियासत का एक स्पीड ब्रेकर साबित होगा ये फैसला नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से जाति जनगणना पर मोहर लग गई है। और यही एक लड़ाई थी जिसमें विपक्ष लगातार बीजेपी से, सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहा था और जी। इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में बड़ी खामोशी के साथ, बहुत ही गुपचुप तरीके से, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू करने की रणनीति बना ली थी, लेकिन ये चीज कहीं लीक नहीं हुई और एकाएक एक सरप्राइजिंग रही, खास तौर से पिछड़े वर्ग में, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है। और तो इसका कारण भी है असर इसका जाति नावेद जनगणना साहब के- क्या होगा आने वाले दिनों में? जनता, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज में जाहिर है कि इसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दे रही है, सभी ये बताने की कोशिश में जुट गई हैं सभी पार्टियां कि उनकी वजह से हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है, लेकिन जनता किसकी वजह से मानेगी इसको और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा ये भी हम आपसे समझेंगे। मगर इस बीच ये भी बताते चलें कि भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1931 में आखिरी बार देश में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। 1980 में जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को 52% बताया गया था, ये भी आंकड़ा 1931 की जनगणना पर ही आधारित था। और 1931 की जनगणना पर गौर करें तो आप देखेंगे कि कब तक, उस वक्त में किस जाति की कितनी आबादी थी, जरा ये भी आपको बताते हैं। ये देखिए कि 1931 जब अंग्रेज के जमाने में जातिगत जनगणना कराई गई तो उस वक्त में क्या था? अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1% थी, ये बताया गया था। हालांकि ये जो है, ये आंकड़ा जो है बिहार का, मैं पहले आपको बता दूं, बिहार में एक सर्वे करवाया गया था, उसके आंकड़े हैं ये। और अनुसूचित जाति 19% से ज्यादा, सामान्य वर्ग की आबादी 15.5% के आसपास थी, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% थी बिहार में। ये बिहार में जो जाति 2023 में एक सर्वे करवाया गया था जातिगत आधारित, और ओबीसी की आबादी इसमें सबसे ज़्यादा पाई गई थी और उसके आंकड़े इस तरह से इसमें निकल कर आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी तबका जो कि 50% से भी आगे पहुंच जाता है। अब इसी आबादी में जो बिहार में सर्वे हुआ था, जातियों की बात कर लें हम तो किसकी आबादी क्या? यादव की जाति सबसे ज़्यादा आबादी पाई गई, 14.26% यादवों की आबादी पाई गई। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कुल मिला दें तो 63% ये आबादी हो जाती है। ये वर्ग के आधार पर देखें, जिसमें 100 से ज्यादा जातियां हैं यहां पर, इसमें 100 से ज्यादा। सामान्य वर्ग की आबादी बिहार में 15.52% इस सर्वे के हिसाब से है जो 2023 में कराया गया था। इसमें अगर सामान्य वर्ग को जातियों में बांटें तो ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है इस सर्वे के हिसाब से। राजपूत की आबादी 3.45% है, तो 3.5 के आसपास दोनों की। भूमिहार की आबादी 2.87% इस सर्वे में पाया गया था। और बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99, ये करीब 82% थी, और मुस्लिम की आबादी 17.70।
तो 18.25 के आसपास, और बाकी बहुत ही कम दूसरे धर्म के लोग हैं, जिसमें बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं। और अब ये 1931 की जो मैं बात कर रहा था उसका आंकड़ा देख लीजिए। उस वक्त ब्राह्मण की आबादी 1,50,10,584 पाया गया था। ब्राह्मण की आबादी सबसे ज्यादा अंग्रेज ने जो करवाया था। जाटव की आबादी दूसरे नंबर पर थी, 1,23,23,136 की आबादी पाई गई थी जाटवों की। राजपूत की आबादी तीसरे नंबर पर उस वक्त में थी, 81,735 ये आंकड़ा था राजपूतों का 1931 में। कुनबी, जिसमें मराठा भी शामिल है और ये एक जाति समूह के तौर पर इसको लिया गया, 64,34,831 आबादी पाई गई थी उस वक्त इसके। अहीर की आबादी 56,82,437 पाई गई थी। इसके बाद तेली की आबादी 42,58,499 की थी उस दौर में। और ग्वाला की आबादी, जिसको यादव के नाम से जानते हैं हम, 40,54,000 के आसपास थी। कायस्थ की आबादी 38,96,004 पाई गई थी आबादी। ये अंग्रेजों ने जो जाति आधारित जनगणना करवाई थी। कुर्मियों की आबादी 36,82,869 पाई गई थी उस दौर में। और कुम्हार की आबादी 35,43,415। ये 1931 के जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जो आपके सामने हैं। अब नावेद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद शिको साहब, बड़ा सवाल ये है इस वक्त में कि ये इसका क्रेडिट किसको मिलेगा, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, उसी पर तय होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके क्रेडिट पर कहीं ना कहीं खींचातानी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना का सिलसिला शुरू किया है तो क्रेडिट तो उनको ही जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये बात जरूर रखेगा, ये दावा जरूर करेगा कि ये हमारी पुरजोर तरीके से हमने ये मांग की, लगातार मांग की, वर्षों तक मांग की, और यही हमारा राजनीतिक एजेंडा था। और इस मांग के दबाव में, मजबूरी में, ना चाहते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस जाति जनगणना करवाना उनकी मजबूरी बन गया। ये बातें जरूर होगी। अब डिपेंड ये करता है कि जो लोग, ये भारत का वो समाज, खासतौर से पिछड़ा समाज जो जाति जनगणना चाहता था, वो किसको क्रेडिट देता है। छीना झपटी तो होगी, इसके ऊपर क्रेडिट सरकार लेगी, लेना चाहिए भी है। और विपक्ष ये कहेगा कि हमारा पॉलिटिकल मुद्दा था और उस पॉलिटिकल मुद्दे से डर गई, बैकफुट पे सरकार आ गई और उसको आखिरकार इसको लागू करना पड़ा, ये हमारी सफलता है। लेकिन जाति जनगणना को एक सही मायने में अगर देखा जाए तो एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई कही जाती है, उसकी ताकत तो है ही। यानी जाति जनगणना का मतलब ये जरूर उस बात से क्लियर होता है, हमारे यहाँ जो जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, वो प्रोफेशन के ऊपर निर्भर करती हैं जी। कि ये बाल काटने का काम करते हैं तो इनकी ये जाति है, इनका व्यापार है तो इनकी ये जाति है, ये धर्म कांड से जुड़े हुए हैं तो इनकी ये जाति है, इनका जो है वो सेना में या युद्ध से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है तो इनकी ये जाति है। हमारे क्या अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई जाति होती है। और जब ये सर्वे होगा और पता चलेगा कि किस प्रोफेशन में कितने लोग हैं, और उसके साथ में और भी इनपुट सामने आते हैं, तो नावेद शिको साहब, दिलचस्प ये भी होगा इसमें लोगों की कैसी है जी, कि क्या जाति आधारित सर्वे के बाद जितना बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा पिछले दिनों बना है, विपक्षी पार्टियों ने इसको बनाया, क्या एक तनाव का दौर शुरू होगा? क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमने ये दौर देखा है कि काफी तनाव जातियों के बीच में पैदा हुआ था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सामने, अभी भी कुछ देर पहले हमने दिखाया, और उन्होंने कहा कि बिना तनाव के हम करवाएंगे। तो ये एक देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि क्या ये जातीय जनगणना तनाव की वजह बनेगा, या बिना तनाव की अगर करेगी सरकार तो क्या फॉर्मूला सरकार का होगा, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा। ये बहुत ही अहम होगा और इसी पर निर्भर होगी कि क्या इस पर राजनीति होती है या फिर बिना तनाव के, बिना राजनीति के ये जनगणना कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही वक्त था मेरे साथ पास इस वक्त नावेद साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बेहद शुक्रिया। और कुछ ही पलों में हम लौटते हैं, बात करेंगे कि पाकिस्तान का कब हिसाब होने वाला है।